हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर क्लास 11th का इंग्लिश का। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमको जो सेट आया था वो सेट बी आया था। देखिए, सेट ए है या सेट बी है, लेकिन मैक्सिमम मैं अभी तक जितना स्टडी करी हूँ पेपर की, मुझे इतना पता चला है कि उसमें आपको जो पैसेज हैं वो कॉमन आ रहे हैं। तो अगर आपको बी सेट आया है या ए सेट आया है तो आप एक बार चेक कर लीजिए क्या यही क्वेश्चंस उसमें भी हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगी सेट ए के लिए भी। 3 घंटे का पेपर था हमारा, 80 मार्क्स का था। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे, इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ही लिए होंगे और सारे मार्क्स इनके क्वेश्चन के सामने ही इंडिकेट करे हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको जो दिया था वो था सेक्शन ए का रीडिंग। यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको दिया था, कॉम्प्रिहेंशन जो दिया था वो आपको रीड करना था और उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने थे जो ऑब्जेक्टिव थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, ये एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी है, श्याम प्रसाद राजाशेखरन। तो इन्होंने एक ऐप डेवलप करी। कोरोना टाइम को इन्होंने अपॉर्चुनिटी टाइम बनाया और उस समय उन्होंने एक वेज रूट को फाउंड किया। वेज रूट एक ऐसा ऐप है जो फार्मर की हेल्प करता है डायरेक्टली कस्टमर को हेल्प, मतलब कस्टमर से जुड़ने में, और बीच में कोई भी आपका मीडिएटर नहीं रहेगा। तो इस तरह का इन्होंने एक जो ऐप है वो डेवलप किया था 2020 में, जब कोरोना पैंडमिक चल रहा था। एंड उसी समय इन्होंने इन सब चीज़ों को डेवलप करके, इस ऐप को डेवलप करके आगे चीज़ें बढ़ाई। एंड इन्होंने 2020 में ही अपने फ्रेंड के साथ आनंद अलागार सामी, ये उनके साथ में थे इस ऐप को डेवलप करने में। 23 कस्टमर स्टार्टिंग में उनके यहाँ पर थे, फिर धीरे धीरे इनके कस्टमर बढ़ते चले गए। फिर उन्होंने और डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में इनके 6 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स थी, फिर उसके बाद चेन्नई, मदुरई, तिरुपुरा एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इन्होंने अपनी ये सारी चीज़ें ओपन करी है। और इनका मेन जो काम था इस ऐप से ये था कि वो कैसे इरेडिकेट कर दें कि मिडिल मैन का जो कंसेप्ट होता है कि बीच के जो लोग होते हैं, सप्लायर्स वगैरह, उन सबको हटाना है ना सप्लाई प्रोसेस में, कि डायरेक्ट फार्मर जो है डायरेक्ट अपने कस्टमर से जुड़ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन्होंने प्रोवाइड करी है अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल को। तो देख लेते हैं अब क्वेश्चंस क्या हैं। यहाँ पर 10 मार्क्स का ये पूरा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ वेज रूट, है ना। तो फाउंडर तो देखिए ये हैं, फाउंडर अगर बोला जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, सिर्फ श्याम प्रसाद राजाशेखरन, ठीक है ना। क्योंकि इनका नेम इनके फ्रेंड के साथ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने तो बाद में हेल्प करी है, ठीक है। फाउंडर ये ही हैं इसके। एंड व्हाट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड फाउंडिंग वेज रूट। वेज रूट का मेन कंसेप्ट क्या था, उनका मेन कंसेप्ट ये का था कि किसको हटाना है, मिडिल मैन कंसेप्ट को हटाना है सप्लाई प्रोसेस में। तो इनका सेकंड का सी क्वेश्चन इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, टू इरेडिकेट द मिडिल मैन कंसेप्ट इन द सप्लाई प्रोसेस। थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाई डिड श्याम प्रसाद गो टू कोयम्बटूर। तो ये क्यों गए थे वहाँ पर, आप जब पढ़ेंगे तो आपको देखने में ये आएगा कि वो फार्मर्स से मिलने के लिए गए थे। वॉट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स आपने सुना होगा, आजकल बड़ा फैशन में है कि स्टार्टअप करूँगा मैं, ये वो, मतलब आप नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं कि न विदाउट एनी हेल्प, और कुछ ऐसा नया कंसेप्ट लेके आना चाहते हैं मार्केट में जो एकदम टोटली क्या हो, न्यू हो। तो जब कंपनी अपनी इनिशियल स्टेज पे होती है ना, जब पूरी डेवलप नहीं हुई है, तो उस तरह के बिजनेस को बोला जाता है स्टार्टअप। Which of these has the same meaning of the word entrepreneur? Entrepreneur का मतलब होता है a business person. Then this passage is about, आपसे पूछा है कि ये जो पैसेज है किसके बारे में है। तो देखिए, इस पैसेज के अंदर एक ऐप की बात करिए, एंड ऐप वेज रूट पूरा उसी के ऊपर डेवलप था। पूरा मतलब जो पैसेज था वो पूरा इसके ऊपर था। फिर श्याम प्रसाद की स्टोरी थी इसके अंदर, एक स्टार्टअप कैसे इन्होंने स्टार्ट किया उसके ऊपर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। हाउ डज वेज रूट डिफ्रेंशिएट इटसेल्फ इन द सप्लाई प्रोसेस। देखो कैसे अपने आप को अलग करता है। ये क्या करा इन्होंने कि इन्होंने क्या करा, डायरेक्टली कोई भी चीज़ को सप्लाई कर रहे थे, डायरेक्टली फार्मर्स को किससे जोड़ा इन्होंने, कस्टमर को।
तो यही इनकी एक डिफरेंट थिंग थी। इनके सप्लाई प्रोसेस का मेन जो ऑब्जेक्टिव था यही था कि वो जितने भी फार्मर्स हैं बीच के लोग कुछ भी एडवांटेज या प्रॉफिट ना उठाए और फार्मर को उनका जो भी ग्रेन्स हैं या जो भी उनका प्रोडक्ट है उसका एक्चुअल प्राइस मिले डायरेक्ट कस्टमर को सेल करके। फिर आपसे पूछा था फ्रेश का अपोजिट बताना था, तो फ्रेश का अपोजिट होता है स्टेल, बासी। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा था कि कौन सा इनमें से पॉइंट ट्रू नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको रीड करेंगे ना तो कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था और मैंने ये कंक्लूड किया है इसके अंदर क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें मिस्टेक भी थी। कि आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कौन सी बात सही नहीं है। तो देखो श्याम प्रसाद राजशेखरन फाउंड रूट विथ आनंद आला गारसे में इनके साथ में करा, ये राइट है। वेज रूट स्टार्टेड विथ 50 कस्टमर, तो देखो 50 कस्टमर की तो बात नहीं करी थी लेकिन हाँ 23 कस्टमर ज़रूर आए थे उसके अंदर। फिर इस चीज़ को भी अब एक बार साइड में रख दें। फिर वेज रूट करंटली ऑपरेट्स इन 8 डिस्ट्रिक्ट, तो 8 डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ नहीं था, हमने पढ़ा था तो वहाँ पर आपको पढ़ने में आया था कि वेज रूट इज़ नाउ फंक्शनिंग इन 6 मोर डिस्ट्रिक्ट्स। तो 6 मोर डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपने कुछ नेम्स वहाँ पर देखे होंगे तो वो टोटल 8 तो नहीं हो रहे थे। तो ये भी चीज़ मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया। लेकिन लास्ट वाला कंसेप्ट इसके अंदर क्या बोल रहा है कि द मेन कंसेप्ट ऑफ वेज रूट इज इन्वॉल्व मल्टीपल इंटरमीडिएटरी इन द सप्लाई प्रोसेस। देखो ये बात पूरी गलत है। जो इन्होंने ये वेज रूट जो ऐप बनाया है इसके अंदर इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि डायरेक्टली ये किससे जुड़ सके, कस्टमर से जुड़ सकें, कौन, फार्मर। तो यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि मल्टीपल इंटरमीडिएटरी हो, नहीं ऐसा नहीं था, उनको बहुत सारे लोग बीच में नहीं चाहिए। तो ये जो है रॉन्ग है, उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट करेक्ट जो है वो डी ही है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा था कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ था हारमोनी से रिलेटेड एंड कैसे हम योगा और दूसरी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में टू गेन पीस इन आवर लाइफ। तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ के आपको नोट मेकिंग करनी थी, आपको इसका टाइटल भी निकालना था और फॉर्मेट भी आपको बिल्कुल वही फॉलो करना था जो आपकी टीचर ने आपको समझाया है कि पॉइंट्स बना के उनके सब पॉइंट्स बनाना है और एब्रीवेशंस भी लास्ट में लिखने थे। तो आई होप आपने इस चीज़ को अच्छे से किया होगा। 4 मार्क्स का था ये। सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका राइटिंग सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा था कि आप स्कूल के कैप्टन हैं, गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी जबलपुर के, राइट अ नोटिस फॉर ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड अ मीटिंग टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन हो रहा है आपके स्कूल में और आप स्टूडेंट काउंसिल को बुलाना चाहते हैं और उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको नोटिस निकालना था। और यहाँ पर बता ही दिया है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, कि आप स्कूल के कैप्टन हैं, स्कूल का नाम भी दे रखा है। अगर ये नहीं किया है आपने तो आई होप आपने ये बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा। ब्लड डोनेशन कैंप का पोस्टर डिज़ाइन करना था, ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही है। ब्लड डोनेशन हो गया, से नो टू ड्रग्स हो गया, से नो टू प्लास्टिक हो गया, है ना, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, ये सारे पोस्टर्स काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे से आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो अगर थोड़े से वीक हैं राइटिंग स्किल्स में, लिखने वाली पार्ट में, तो यहाँ थोड़ा आपको कम लिखना पड़ता है, आपको पोस्टर के थ्रू ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है चीज़ों को, तो ये आप अच्छे से कवर अप कर सकते हैं और आसानी से 4 नंबर निकल जाएंगे। Write a letter to the collector to your district about the lack of facility and malfunctioning of the government hospital of area। आपको अपने कलेक्टर को लेटर लिखना था यहाँ पर और बताना था कि किस तरह से आपके एरिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं, स्टाफ भी प्रॉपर नहीं है। तो आप कंप्लेनिंग लेटर था ये एक तरह से, तो आप इसके अंदर कलेक्टर को सिचुएशन के बारे में वहाँ बता रहे थे, ठीक है। फॉर्मल लेटर था ये। अगर ये नहीं किया होगा तो आपने ये किया होगा। यू आर मनीष residing at 45 MP Nagar Ujjain, write a letter to your younger brother sharing your experience of your visit to a hill station। आप अभी अभी एक हिल स्टेशन घूम के आए हैं और अपने यंगर ब्रदर को बता रहे हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट करना था कि आप मनीष हैं, आपका एड्रेस भी यहाँ दे रखा था, प्लेस भी यहाँ पर दे रखी थी। सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करना था कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हिल स्टेशन घूमने का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आर्टिकल करना था कोई भी 120 शब्दों में यहाँ लिखना था आपको। आपने या तो विमेन एम्पावरमेंट, माय विजन ऑफ फ्यूचर इंडिया आपका कैसा होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमको फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें छापने का अधिकार होना चाहिए, कि कुछ भी चीज़ें रिलेटेड हैं न्यूज़पेपर मैगजीन से रिलेटेड तो उसको हम फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएँ उसके अंदर, तो उसके ऊपर था ये।
फिर आपको क्वेश्चन दिया था और में, अगर आपने ये नहीं किया होगा तो ये किया होगा कि योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल डिबेट competition लास्ट मंथ. Write a report of these event for your school magazine giving detail like schedule, venue, topic, winners, etc. आपके स्कूल में डिबेट कंपटीशन हुई है और किस तरह से कंडक्ट करी गई, कौन जीता, कौन हारा, कब थी, क्या वेन्यू था, वेन्यू मतलब प्लेस, टॉपिक क्या था आपके डिबेट कंपटीशन का, ये सब कुछ कवर अप करके आपको एक रिपोर्ट जनरेट करनी थी. ठीक है, चलिए अब सेक्शन सी पर आ जाते हैं, जो हमारा ग्रामर पार्ट है. 10 नंबर का था ये पूरा. 6 और 7 प्रश्न जो होते हैं 5-5 नंबर के, आपको कोई भी 5 करने थे इनके अंदर. फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5. शी हैज़ डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी टू विजिट द स्पेस रिसर्च सेंटर इन श्रीहरिकोटा. तो भैया यहाँ पर यूनिक वर्ड आया है, तो यूनिक वर्ड को देखते हुए हमको यहाँ पर क्या लगाना है, ए लगाना है. तो ए इज द करेक्ट आंसर. देखिए ये चाहे यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे तो आपको वॉवल साउंड नहीं मिलेगा, आपको कौन सा साउंड मिलेगा, कॉन्सोनेंट वाला साउंड मिलेगा. दैट्स व्हाई यू शुड एग्री विथ ए. देन दिस इज द मैन whose name is written on the board. I have no spare book. मेरे पास कोई भी किताब, कोई भी एक अलग, स्पेयर मतलब एक और एडिशनल किताब नहीं है. ठीक है. I dash class was busy with the project. The whole class, पूरी की पूरी क्लास किस में बिजी थी, प्रोजेक्ट करने में बिजी थी. The school library has few books on psychology. तो हमारे पास कुछ किताबें हैं साइकोलॉजी पर. She was born and brought up in Ambala. Ambala is a place, so हम यहाँ पर इनका यूज करेंगे. फिर आपको डूअर्स डायरेक्ट दिया था, यहाँ पर लिखा है पहला प्रश्न आपका ये है कि मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग. रीराइट करना था सेंटेंस को सो दैट का यूज करते हुए. तो क्या हो जाएगा, देखो टू और टू हम यूज, इसको ही हमको क्या करना है, सो दैट से रिप्लेस करना है. तो जब आप TOO का मतलब होता है बहुत और सो का भी मतलब होता है बहुत, तो हम टू को तो सो से रिप्लेस कर देंगे, फिर हम लगाएंगे अपना एडजेक्टिव सो के बाद, फिर हमारा लगाएंगे डैट, और उसके बाद आपको एक सेंटेंस और क्रिएट करना पड़ेगा, है ना. और वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कैसा है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. तो सेंटेंस आपका ये बन जाएगा, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग. मतलब वो इतना कमज़ोर है कि ये जो बैग है ये नहीं उठा सकता, है ना. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सेंटेंस इधर लिखा हुआ है आपका. ठीक है. फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपसे बोला था कि द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स मिल्क. दोनों सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना था. रिलेटिव क्लॉज मतलब जो दो सेंटेंस को रिलेशन डेवलप, मतलब दोनों में कोई ना कोई रिलेशन बताया. अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में एक चीज़ क्या थी, कॉमन, द मैन. मतलब फर्स्ट वाले सेंटेंस में भी उसी व्यक्ति की बात हो रही है, सेकेंड सेंटेंस में भी उसी व्यक्ति की बात हो रही है. तो हम इसको कैसे बना लेंगे, द मैन हु ब्रिंग्स, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days. सेंटेंस आपका ये बन जाएगा और दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे, रिलेटिव क्लॉज से जुड़ जाएंगे. जब व्यक्ति की बात करी जाती है तो हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं. ठीक है. यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है, द मैन की बात हो रही है. इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग. सेंटेंस को रीराइट करना था अनलेस से. देखिए अनलेस खुद ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, तो जैसे ही आप इफ की जगह अनलेस लगाएंगे तो ये डज नॉट हट जाएगा. तो सेंटेंस क्या बनेगा, इफ राजेश, सॉरी इफ नहीं आएगा, इफ तो हम हटा रहे हैं ना, अनलेस राजेश एक्स नाउ, फिर कॉमा, फिर आपका पूरा सेंटेंस, ही विल लूज एवरीथिंग, है ना. देखिए यहाँ पर जैसे ही आप अनलेस लगाएंगे इफ की जगह, अनलेस खुद ही अपने आप में नेगेटिव होता है तो उसके लिए डज नॉट की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आप जैसे ही डज नॉट हटाएंगे तो जो ये आपका वर्ड एक्ट था ना, इस एक्ट में आपको एस भी लगाना रहेगा, तभी आपको ये सेंटेंस करेक्ट, मतलब टीचर आपको पूरे मार्क्स देंगी, वरना थोड़े से मार्क्स वो काट भी सकती हैं, है ना. ये माइन्यूट सी चीज़ है, लेकिन माइन्यूट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज द टेलीफोन रैंग. आपको यहाँ पर एज सुन एज से सेंटेंस दिया, लेकिन हमको नो सूनर देन का यूज़ करना है. तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी नो सूनर आता है तो नो सूनर के साथ में इन्वर्जन का रूल फॉलो होता है. इन्वर्जन का मतलब होता है नो सूनर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सेंटेंस आएगा. अब हमको कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमको देखना पड़ेगी अकॉर्डिंग टू
टेंस। आप देखिए टेंस जो है सेकंड फॉर्म में दे रखा है, मतलब सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो सेंटेंस क्या बनेगा, नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन द टेलीफोन रिंग। ये पूरा सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो ये क्लोज्ड और रैंक को हमने फर्स्ट फॉर्म में इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पर डिड लगाया है। जब सेंटेंस में डिड आ जाती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस था, आपको यहाँ पर देखिए आपको पैसिव दे दिया था यहाँ पर और यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस में जाना था। तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए यहाँ पर कि भैया क्या करना था, वॉइस तो चेंज करना था लेकिन एक्टिव वॉइस में जाना था यहाँ पर, और आपको दे दिया था पैसिव। टी इज मेड बाय हिम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ही मेक्स टी। आपका सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले था, फिर हेल्पिंग वर्ब थी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और जिसके द्वारा ये काम हो रहा है उसका नाम था, है ना। जब भी हम पैसिव वॉइस करते हैं वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, फिर 6 क्वेश्चन था, द बॉय सैड, भैया बॉय ने कुछ कहा है, क्या कहा, कविता इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर नरेशन चेंज करना है आपको, तो सेंटेंस बन जाएगा द बॉय सैड दैट, दैट लगाएंगे, दैट कविता वॉज राइटिंग लेटर। देखो यहाँ पर जब भी आप जो भी स्पीच होती है ना, जिसने भी स्पीच बोली, ये जो सेंटेंस है कविता इज राइटिंग अ लेटर, ये किसने बोला, द बॉय ने। तो जब भी हम स्पीच को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो उस स्पीच का टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो पास्ट हो जाएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। कैसे पता चला, ये इज प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आईएनजी कंटिन्यूअस। ठीक है, आईएनजी कब लगता है, जब कंटिन्यूअस होता है। तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये इस की जगह आपको क्या चेंज करना है, वॉज, और दोनों सेंटेंस के बीच में डैट लगाना है और कॉमास को क्या कर देना था, रिमूव कर देना था, है ना। तो आपका आंसर बन जाएगा द बॉय सेड दैट कविता वॉज राइटिंग अ लेटर। सो आई होप आपने ये कर लिया होगा। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा था, ठीक है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में से था ये। और इसका पहला, मैं क्वेश्चन नहीं रीड कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर्स पे आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो वो थे बिजनेसमैन। ठीक है, ही वाज अ बिजनेसमैन। व्हाट डज सी फार्सिंग मीन, सी फार्सिंग का मतलब है स्विमिंग इन अ सी। देखो जब वो अपनी जर्नी पर जा रहे थे उसके पहले उन्होंने अपने आप को थोड़ा स्किल्ड किया था चीज़ों को, क्योंकि भैया इतनी बड़ी सी में वो ट्रैवल करना जाने वाले थे, तो वो मेक श्योर करना चाहते थे कि हम लोगों की जो स्विमिंग स्किल हो वो काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द देयर बोट, तो था वेव वॉल्कर। वेव वॉल्कर उनकी बोट का नाम था। विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन द मीनिंग टू लीजर, लीजर का मतलब होता है फ्री टाइम, जब आप बैठे बैठे जो भी अपनी हैबिट्स होती हैं, जो आप फेवरेट पास टाइम होता है वो करते हैं, तो आपका लीजर टाइम होता है, फ्री टाइम होता है। देन आपको वर्ब बतानी थी एक्सप्लोरर की, तो एक्सप्लोरर की वर्ब हो जाएगी एक्सप्लोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का अगर आप ए देखें तो यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दिया था पोएम से, और ये लेबरनम टॉप वाली पोएम की लाइन्स हैं यहाँ पर सारी, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो 9th का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा था व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लीक इन द पोएम, तो स्लीक किसके बारे में बताया है, लिजार्ड के बारे में। हु कम्स टू फीड द यंग वंस, यंग वन को फीड करने कौन आती थी, तो गोल्डफिंच आती थी। ठीक है, उसी ने उसके ऊपर घर बनाया था, नेस्ट बनाया था। हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड्स एंड हर यंग वंस, बर्ड को और उसके बच्चों को शेल्टर किसने दिया था, तो लेबरनम टॉप, लेबरनम ट्री ने दिया था। लेबरनम एक ट्री का नाम है इसके अंदर, उसी के ऊपर गोल्डफिंच ने क्या बनाया था, अपना नेस्ट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 का बी भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया था आपकी सप्लीमेंट्री किताब से, जो था द एड्रेस से। ये आपको पता होना चाहिए, जब तक आप लेसन्स नहीं रीड करेंगे ना तब तक आपको नहीं पता चलेगा ये कैरेक्टर कौन है, मिसेस डॉर्लिंग कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। तो ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा, तभी आप निकाल पाएंगे कि कौन सा चैप्टर है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि कि ये जो एक्सट्रैक्ट है कौन सा चैप्टर से, इसका राइटर कौन है ना। तो ये पहला प्रश्न यही है कि फ्रॉम विच लेसन हैज दीज टेक्स्ट बीन टेकन, तो था द एड्रेस से। हु हैज टोल्ड द ऑथर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग के बारे में किसने बताया, उनकी खुद की मदर ने उनको बताया था। ठीक है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रीशियस, का मतलब होता है वैल्यूएबल। ठीक है, द ऑथर डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अपसेट बाय मेमोरीज, वो पुरानी मेमोरीज को याद करके अपसेट नहीं होना चाहती थी। सो यहाँ से आपका अब क्या है कि हॉर्नबिल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको एनी 5 अटैम्प्ट करना था, तो बेस्ट 5 आपने कर लिए होंगे।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, यहाँ पर आपको 30 वर्ड्स में कोई भी एनी 3 करने थे, ठीक है। ब्रैकेट्स में आपको दे रखा था कि कौन से लेसन से लिए गए हैं ये क्वेश्चन आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर जो 12 था वो भी आपका स्नैपशॉट से लिया गया था, 30 वर्ड्स में लिखने थे, एनी 2 क्वेश्चन करने थे इसके अंदर आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आपका जो था 75, यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, आंसर्स 6 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, ये सब थे। सो आई होप आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से कर ली होंगी। आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सेंट्रल आइडिया आप ज़रूर याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पोएम्स की, जैसे कि लेबनम टॉप हो गई, द वॉइस ऑफ द रेन हो गई, ये काफ़ी अच्छी पोएम्स हैं। तो यहाँ तक अपना 14 और 15 पर आपका जो ये प्रश्न पत्र है फिनिश हो गया है। आई होप आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा गया होगा और आपने मैच कर ही लिए होंगे। अभी तक पता चल ही गया होगा आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में अब, क्योंकि हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए, ग्रामर कवर कर ली, पैसेज भी देख लिया, है ना, राइटिंग स्किल भी चेक कर ली। क्वेश्चन आंसर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल बिकॉज आप सबने अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में लिखे होंगे। ओके, सो लेट्स एंड दिस पेपर हियर एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।